चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर की जो ड्यूटीज जब हम पावर माने वो दो होती हैं, एक ऑडिट फंक्शन होते हैं, एक अकाउंट के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट फंक्शन। ऑडिट फंक्शन में ऑडिटर क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले ऑल एक्सपेंसिव फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ यूनियन और ईच स्टेट ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेन वेदर द मनी शोन इन द अकाउंट्स। मतलब जितने भी आपने खर्चे या फिर इनकम आपने दिखाए हैं, चाहे वो स्टेट के साथ डील करते हैं चाहे किसी यूनियन के साथ डील करते हैं, जितने भी आपने अपने अकाउंट्स में मेंटेन किए हैं खर्चे, उन सभी चीज़ों को एग्जामिन करना ये एक ऑडिटर का काम होता है। सेकंड उन्होंने बताया ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटर रिलेटिंग टू दी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। अपने खाते के साथ मिलती जितनी भी आपने पेमेंट्स की हैं। पब्लिक अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स में जितने आपने खाते खोले हुए हैं, जो आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को जितने आप पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मैच करनी है। एक्चुअल में जो पेमेंट दिखाई गई वो उनके अकाउंट में गई या नहीं गई, उन चीज़ों को मैच करना। थर्ड पॉइंट दिखा ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस शीट्स सब्सिडरी अकाउंट्स या फिर कुछ अलग से जो आपने कंपनी में अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, उन सभी अकाउंट्स का मेंटेनेंस कैसे किया या फिर उनकी मेंटेनेंस जो पास की गई, उन सभी का एग्जामिन करना, इसको हम बोलेंगे ऑडिट फंक्शन में। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसिव ऑफ बॉडीज अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंशियली फ्रॉम दी यूनियन और स्टेट रेवेन्यू। आपको चाहे यूनियन रेवेन्यू हो चाहे स्टेट रेवेन्यू हुई हो, उसकी एंट्री आपने कैसे पास की हुई है वो चीज़ें दिखानी होंगी। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे अभी जीएसटी में है, अभी आपको इनकम हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो इनकम का देखना पड़ता है कि पहले आपको टैक्स में बिल आया या नहीं आया, आपने किससे बिल लिया या नहीं लिया, वो सभी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं। ग्रांट्स और लोन्स गिवन टू दी अदर अथॉरिटीज और बॉडीज। किन लोगों को आपने लोन्स दिए या फिर एडवांस में पैसे दे दिए। जैसे मैंने बोला पहले एक और एग्जांपल दी थी, जीएसटी आया था तो इन्होंने क्या किया, अभी लोगों के खाते में ऐसे ही पैसे डाल दिए जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बाद में बता दें कि हमने लोन दिया, लेकिन पूरी कंपनी को तो कभी कोई कंपनी लोन दे ही नहीं सकती है, तो उन चीज़ों को चेक करना भी किस बेस पे पैसे दिए गए हैं। रेवेन्यू ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यू का पॉइंट दोबारा ही है, कहीं से भी आपको रेवेन्यू जनरेट हुई है, उसकी एंट्रियाँ पास की हैं या नहीं की हैं। अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक के रिलेटेड जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं या फिर स्टोर का कोई अलग से अकाउंट, जैसे कि किसी कंपनी में अगर बहुत बड़ी कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट अलग से ही होता है, उसमें अलग से अकाउंट्स होता है, उसकी रिपोर्ट्स फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती हैं, फिर एंट्री पास होती है। अगर दोनों में अलग अलग अकाउंट्स चल रहा है तो उसका इन आउट चेक करना भी, कैसे स्टॉक आ रहा है और कैसे जा रहा है। गवर्नमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट 1956, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है चाहे कॉर्पोरेशन है, जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर आती हैं, उन सभी कंपनीज का ऑडिट होगा ही होगा। अकाउंट्स ऑफ अदर अथॉरिटीज बॉडीज ऑफ देयर स्टिच अपॉन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर। अगर मान लो किसी स्टेट का गवर्नर बोल देता है कि किसी कंपनी का हमने ऑडिट करवाना है, तो उसका ऑडिट भी ऑडिटर को करना ही पड़ता है, ये उनकी जनरल ड्यूटीज होती हैं। तो कोई मान ली ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर गवर्नर ने बोला तो करना ही पड़ेगा। फिर है अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग फंक्शन में एक अकाउंट ऑफिसर जो रिस्पॉन्स होता है इसके लिए कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं उनको बना के रखना होगा। मान लो जैसे अभी तो वैसे जीएसटी लगने से क्या होगा, अभी सब कुछ जो है सेम है, जो टैक्स रेट यहाँ पर चल रहे हैं वो अदर स्टेट में भी वही टैक्स रेट है। पहले वैट में क्या था, अभी यहाँ पर स्टेट कुछ टैक्स रेट कुछ और थे, अदर स्टेट में कुछ और थे। जैसे मान लो पहले कपड़े में यहाँ पे 0, मान लो दिल्ली वगैरह में वहाँ पे कोई 5% लगता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 5% है तो बाहर भी 5% ही है, एक स्टेट हो गया। अभी इन्होंने ये पॉइंट जो पुराना ही लिखा हुआ, अभी अकाउंट्स में हमें क्या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी अकाउंट्स उन्होंने बोले थे जैसे बना के चलना था, मेंटेन करना टैक्स वगैरह को, वैसे ही मेंटेन करके रखना हो। लेकिन अब जीएसटी में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स रेट चलते हैं, तो उसी तरह ही मैनिपुलेट सब जगह करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी अकाउंट्स पर्सन होंगे उनको अपनी कंपनी के जो भी बैलेंस शीट्स वगैरह होंगी या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो बनानी जरूरी हैं, एज पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। रेंडरिंग अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन अपने स्टेट गवर्नमेंट को ऑलवेज प्रोवाइड करना भी जिम्मेदारी है। मैंने पहले जिससे बोला था, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है सीए साइन करके आपकी रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज देता है, भी इनकी इतनी बैलेंस शीट है, जो टैक्स बना ये भरवाया गया। बाद में सारी जिम्मेवारी किसकी रहती है, सी। हम खुद जाके गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर सकते, जब तक कोई लीगल अथॉरिटी हमारे पेपर पर साइन नहीं करेगी तो आगे वो जमा नहीं भी होते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ऑडिट रिपोर्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, ऑडिटिंग प्रोसेस क्या है और ऑडिट की रिपोर्ट क्या होती है। ऑडिटेड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो
कोई भी ऑडिटर जो आपकी कंपनी में आएगा, जब उसने कोई डाटा इकट्ठा करना है उसके ऊपर अपना एक रिपोर्ट रेडी कर, मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको कुछ लिख के देगा, उसने क्या चीज़ फाइंड की या क्या कुछ मैच हुआ या कुछ मैच नहीं हुआ, उस चीज़ की बेस के ऊपर जो डाटा हमारा रेडी होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। इन्होंने लिखा है भी कैग प्रेजेंट ए नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स बेसिस ऑफ द ऑडिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट एग्रीमेंट। कैग जो है हम बोल सकते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था ड्यूटी, इसको ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो बोलेंगे, ये अलग अलग रिपोर्ट्स बनाते हैं। डिपेंड करता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आपको कैसे ऑडिट करने को बोला गया, क्योंकि ऑडिट में जाता होगा ओवरऑल कंपनी का ऑडिट बोला गया तो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनेगी। मान लो आपको बोला कि टैक्स डिपार्टमेंट का रिपोर्ट बनाना, तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट का बनेगा, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का बनाना है अलग से बनेगा, बैलेंस शीट वगैरह चेक करनी है उनकी अलग से रिपोर्ट बनेगी। तो जो जो चीज़ें की रिपोर्ट बनाने के लिए बोली जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट्स बनती हैं। दी सेक्शन अंडर दिस एक्ट प्रेजेंट दी वन और मोर कॉलम हिज ऑडिट रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट आर। सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हम मान के चलें तो ऑडिटर जनरल जो होंगे जो रिपोर्ट्स दिखाते हैं वो दो प्रकार में दिखाते हैं, सिविल और ऑटोनोमस बॉडीज, फिर उसके बाद साइंटिफिक डिपार्टमेंट, डिफेंस सर्विसेज, रेलवे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कमर्शियल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमारी कहता रिपोर्ट्स बनती हैं। मोस्टली अगर मान के चलें तो सिविल, रेवेन्यू और कमर्शियल ये हर जगह चलती हैं। सिविल का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के रिलेटेड काम होगा, मतलब जितने टैक्स वगैरह होंगे वो आएंगे, कंपनी की रेवेन्यू क्या क्या है वो देखेंगे, कमर्शियल मीन उन्होंने काम जो किया है किस बेस पे काम किया है वो सारी चीज़ इस रिपोर्ट्स में दिखाई जाती हैं। टॉपिक हुआ खत्म। वैसे इन्होंने एक ग्राफ में आपके पास दिखाया हुआ है ऑडिटिंग फंक्शन, प्रॉपर नहीं है, कोई आगे ऑडिट रिपोर्ट में भी आएगा तो फिर ये 2 नंबर में ही आएगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं है, कोई आगे का टॉपिक आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा 10 नंबर का ऑडिट रिपोर्ट्स कैसा होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी में जो ऑडिटर्स आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उनकी डिसक्वालिफिकेशन कैसे होगी, मतलब जो कंपनी में से हटाए जाएंगे तो किस बेस पे हटाए जाएंगे। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है भी ऑडिटर जो बंदा आएगा क्वालिफिकेशन में, उस बंदे के पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो IC इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उसने टेस्ट पास किया होना चाहिए, प्लस उसके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैंने 3-4 साल जैसे बोला CA के पास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो बंदा CA कहलाया नहीं जाता है। टेस्ट पास करने के बाद हमें CA की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग किसी भी CA के पास, जो भी आपको लगता है किसी के पास वो ट्रेनिंग हमने लेनी है, किसी के पास भी बैठ जाओ तो आपको 3-4 साल उसके पास काम करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग लेके फिर उस तरह के काम सीख जाते हैं, हम जैसे वो काम करते हैं तो हमें काम का पता लग जाता है। जब किसी पर्सन के पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो बंदा वो CA माना जाएगा। इन्होंने लिखा भी है चार्टर्ड अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स 1949 हैज ए सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस ऑफ पार्टनरशिप विद द पार्टनर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग होल्डिंग सर्टिफिकेट प्रैक्टिस। मतलब जिन लोगों के पास पहले से ही सर्टिफिकेट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं उनके साथ रह के आपको ट्रेनिंग लेनी है या फिर पार्टिसिपेटिंग पार्टनरशिप में काम कर लीजिए, जैसे मर्जी आप उनके साथ काम कीजिए। आपको जब वो बंदा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा तब आप किसी भी कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप नहीं काम करेंगे। जैसे एक जम्मू कश्मीर स्टेट है, अभी तो वैसे जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट में भी इंडिया वाले पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होने लग गए हैं, लेकिन पहले वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जरूरी नहीं था भी ऑडिटर की तरह काम करने वाला पर्सन भी वहाँ पे ऑडिट कर सकता था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, सब जगह एक ही है। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन भी इन्होंने लिखी है। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी कंपनी में कहता है ऑडिटर को हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं। ए बॉडी कॉर्पोरेट, मान लो कोई बंदा पहले से ही बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी को की चला रहा है, हम बोले भी वो ऑडिटर बन जाएगा, नहीं ऑडिटर नहीं बनेगा। एन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी बंदा किसी कंपनी में एम्प्लॉय लगा हुआ है वो कभी भी ऑडिटर नहीं बनेगा, उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा, मतलब एज पर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के हिसाब से ऑडिटर नहीं बन सकता। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर हु इज ए एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफिस एंड एम्प्लॉय, मान लो कोई बंदा कहता है किसी कंपनी में पार्टनर है, चाहे वो कंपनी में काम करता है चाहे नहीं करता, लेकिन पार्टनर तो है, तो वो ऑडिटर उस कंपनी का नहीं बन सकता। किसी और कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, सेम उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बनेगा। ए पर्सन इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज हैज गिवन एन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस। मान लो कहता है किसी बंदे का, कोई बंदा जो कंपनी में उसने उधार लिया हुआ है 1000 ही लिखे ना, 1000 रुपीज या उससे ज्यादा की अमाउंट ज़्यादा उसने कंपनी की देनी है, जा किसी के लिए उसने गारंटी प्रोवाइड की हुई है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा। मीन जिसके जहाँ पे उसने पहले ही गारंटी वगैरह दी हुई है तो उसकी कंपनी के साथ अच्छे लिंक होंगे। ए पर्सन हु इज ए डायरेक्टर और मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी, कोई भी बंदा जो कंपनी में मेंबर
या फिर डायरेक्टर होगा प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर ही होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टर में भी 1 या 2 ही होते हैं, या फिर पार्टनरशिप में काम चल जाता है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो वो कभी भी ऑडिटर नहीं बनेगा। ए पर्सन होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ डेट दी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी। मान लो कोई पर्सन कंपनी से सिक्योरिटीज ली हुई, सिक्योरिटीज मीन शेयर एंड सर्टिफिकेट लिए हुए हैं 1 साल के लिए, तो वो भी कंपनी में पार्टनर या फिर ऑडिटर नहीं बन पाएगा। तो ये ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन है। नीचे दोबारा फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑडिटर बताई हैं, लेकिन ये सेम पॉइंट वही है, ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कोड्स ऑफ एथिक्स। जो ऑडिटर होगा आपके पास वो कंपनी में उसके कोड्स ऑफ एथिक क्या होंगे, मतलब भी कंपनी में अगर वो काम करेगा तो किस बेस पे काम करेगा। कोड ऑफ एथिक का मीनिंग ये है जो ऑडिटर है वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी ऑडिटर है जब किसी कंपनी में आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कंपनी में जो मैच चेक करने के लिए होते हैं, उसके ऊपर उसके रिपोर्ट बनानी होती है। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होती कि ऑडिटर को बोल दी कि हमने नया बिजनेस स्टार्ट करना, उसके ऊपर हमें रिपोर्ट बना के दो। उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनाते, आपका जो काम किया गया था उसको वेरीफाई करते हैं, एक्चुअल में सही किया गया नहीं, मीन्स एग्जामिन करते हैं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसको विदाउट किसी के प्रेशर, अपनी मेहनत के साथ, अपनी जजमेंट के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी रिपोर्ट रेडी करनी होती है। अगर किसी ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक्स नहीं होंगे, मीन्स उसको अपना पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करना है, तो वो किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं आ सकता। इन्होंने देखो लिखा भी है, ऑडिटर कोड ऑफ एथिक्स इज सिस्टम और कोड ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन हाउ एन ऑडिटर मस्ट बिहेव। ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक ये सिस्टम होते हैं जो दिखाते हैं कि एक ऑडिटर कैसे बिहेव करेगा, मीन्स कंपनी में वो कैसे काम करेगा। उसके अलग अलग इन्होंने नीचे उसके बाद पॉइंट बताए आपके पास। कोड ऑफ एथिक स्टेटेड एज अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहला मेन जो काम होगा जो कोड ऑफ एथिक्स में आता है ऑडिटर का, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। अपना फायदा नहीं हर जगह देखा, क्योंकि उसको तो अपनी फीस मिल ही जानी है। वो काम करेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। जिन लोगों का कंपनी में पैसा लगा हुआ है उनके लिए अच्छी रिपोर्ट्स बनाएगा। कहीं पे कोई मिसगाइड किया गया है या कोई फ्रॉड किया गया है उस चीज़ को आगे लेके आएगा, और आगे लाके जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया गया उनको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। लोगों को कल को ये ना होगी जो रिपोर्ट्स ऑडिटर भी बना के देते हैं वो भी गलत होंगी। उसके बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी नीचे ली हुई हैं। देखो ये प्रोफेशनल अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के सबसे पहले क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल। इंडिपेंडेंट ऑडिटर हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब इंडिपेंडेंट कोई ऑडिटर काम करेगा किसी कंपनी में, स्टेटमेंट बनाएगा, तो उसका क्या मेन काम होगा, मेन काम उसने प्रोफेशनल बेस पे रिपोर्ट्स बनाई। जैसे अकाउंट्स में रिपोर्ट्स बनती हैं सारी, वैसे नहीं भी अकेले एंटर लिख के आपको बता देगा। उसने अपना जो डाटा लिखा होगा उसके साइड में जो एरर आ रहे होंगे या पासिंग कर रहे हैं तो टिक एंड मार्क कट जो भी लिख रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट साथ में बनाता चले जाएगा, जो चीज़ उसको फाइंड होती चली जा रही है। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव सर्व इन वेरियस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूट द एफिशिएंट यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। जब किसी कंपनी में ऑडिटर का प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाता है तो उस टाइम से कंपनी के जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या फिर कंपनी के जो अपने रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं लैंड, लेबर या मशीन्स वगैरह, प्रॉपर उनको कैसे यूज करना है, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट से पता चलता है। कई बार हम बहुत सारे खर्चे ज़्यादा खर्चे चल रहे हैं तो ऑडिटर आपको स्टेटमेंट में बता देगा कि ये खर्चे आपने एक्स्ट्रा किए हैं, हमने उसको बोला कि इन चीज़ों को फाइंड किया जाए कंपनी में, तो उन चीज़ों के बारे में रिपोर्ट आपको बना के देगा। तो उससे क्या आप अपनी कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं, हम लिक्विडिटी लेवल को भी सेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी लेवल समझते हो, मान लो जो हमारे पास पैसा है उसको हमने किस बेस पे यूज करना है, तो उस चीज़ को ऑडिटर आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट हेल्प टू एस्टेब्लिश कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंस। जो मान लो कभी ऑडिटर रिपोर्ट्स बनाएंगे, अगर वो टैक्स एक्सपर्ट हैं तो टैक्स एक्सपर्ट में भी हमें फ़ायदा क्या होगा, ऑडिटर की रिपोर्ट्स पे हर लोग वो जो है विश्वास करेंगे। अगर हमारी कंपनी में रिपोर्ट्स के ऊपर साइन हुए हैं ऑडिटर के, तो कहीं भी आपके ऊपर दोबारा कभी केस नहीं लग सकता। नहीं तो कई बार तो ऐसे होता है बहुत सारी कंपनी में 4-4, 5-5 साल बाद भी केस लग जाता है। मान ली आज हम काम कर रहे हैं 2020 में, हमारा हो सकता है 2016 का या 2015 का केस लग जाए, तो हमें पिछले सारे रिकॉर्ड्स बना के देंगे। उस टाइम पे अगर ऑडिटर ने साइन करके रिपोर्ट्स बना के सबमिट की हुई हैं तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी, वो ऑडिटर की होगी। तो सारा उसमें लेन देन वो खुद देखना है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पब्लिक इंटरेस्ट इन एडवोकेटिंग साउंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मान लो किसी कंपनी में किसी भी टाइम में इमरजेंसी बेस पे पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर ऑडिटर की रिपोर्ट्स बेस्ट होंगी
तो कंपनी की साउंड मार्केट में अच्छी होगी, तो पैसा एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। प्रॉपर फिर फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन बनाने वो भी बनाए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी की छवि ही बिल्कुल ख़राब है, मीन्स कंपनी के बारे में कोई जानता ही नहीं है, कंपनी का नाम बिल्कुल ही मार्केट में डाउन है, तो पैसा इकट्ठा कोई किसी प्रकार के कोई रिसोर्स में सबसे पहले तो जरूरी कि वो कंपनी में काम करने के लिए भी रेडी नहीं होगा। उनको ये होगा कि कंपनी में कोई फायदा तो है नहीं काम करने का। कोड ऑफ एथिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कंपनी में कोड ऑफ एथिक्स होंगे उसके कुछ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि हमें पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करना पड़ेगा। जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, जिन जिन लोगों को जरूरत है उनको प्रोवाइड की जाएंगी। हम हमेशा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करते हैं। हमारे पास पूरी कंपनी का एक साल में पूरा रिकॉर्ड्स बनता है, पूरी अकाउंट्स की रिपोर्ट्स बनती हैं। अकाउंट जो भी आपका ऑडिटर्स होगा उसको कुछ ना कुछ 10-15 पेज में वो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आपको बनाकर दे देगा। उस इन्फॉर्मेशन को इजीली बेस पे समझा जा सकता है कि पूरी कंपनी ने वो एक साल में काम किया तो वो किस बेस पे काम किया है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब कि इसमें हर एक बंदे की इंडिविजुअल को एक नीड्स होती हैं कि उसके अपने क्लाइंट्स के हिसाब से वो जाना जाए। मीन जो उसने काम करके दिखाया वो किस बेस पे काम करके दिखाया। इसमें प्रोफेशनल बंदे ही काम कर सकते हैं। जो भी काम होगा एक प्रोफेशनल बेस पे ही होगा। कभी भी मान लो आपका किसी भी बंदे से चाहे इन्फॉर्मेशन ले लेना, कोई केस लगता है ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लग गया या किसी भी डिपार्टमेंट का लग गया, हम खुद कभी नहीं जा सकते। हम जाके उसको जवाब देंगे भी हमने हमारे पास ये है कुछ है, तो वो भी जो आगे ऑफिसर बैठे होते हैं वो कभी सुनते नहीं है। तो उस टाइम पे काम होता है कि कोई प्रोफेशनल बॉडी आपके पास आनी चाहिए। तो ऑडिटर का जो काम होगा उसके कोड ऑफ एथिक है वो प्रोफेशनल बेस पे ही काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें हमेशा एक सर्विस की क्वालिटी होती है। हर एक बंदे को एश्योरिटी मीन्स गारंटी प्रोवाइड की जाती है, जो हम काम करके दे रहे हैं बिल्कुल वो सही करके दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस, सभी लोगों का कॉन्फिडेंस भी इसके ऊपर होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। अगर किसी बंदे को अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट बना दी बाद में बोले मैंने तो ऐसी बिन देखी बनाई थी, वो काम नहीं चलेगा। उस बंदे का सर्टिफिकेट भी वगैरह भी जा सकते हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कोई ऑडिटर आएगा उसका बिहेव करने में सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस मीन्स वो जो काम करके दे रहा है तो अपने काम पे ऑलवेज वो स्टैंड भी रहे। उसके कुछ प्रिंसिपल भी इन्होंने बताए हैं। जब कोई ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक्स सबसे पहला प्रिंसिपल है भी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि हमेशा अपने काम में वो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जो एक बात बोल दी तो उसके ऊपर पक्का रहेगा, प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी भी किसी चीज़ के बारे में ये नहीं सोचेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है या नहीं की है। उसको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति। सेकंड, ऑब्जेक्टिविटी। जब भी कोई ऑडिटर काम करेगा उसको ऑब्जेक्टिव बेस पे काम करना है। ऐसे नहीं कि जाओ ऑडिट करके आ जाओ, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ऑडिट में, हमने कुछ फाइंड करना है या नहीं करना, उस बेस पे कभी काम नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, ये नहीं होता कि हम अपना काम करके आगे ऑडिटर का काम खत्म हो गया, उसके बाद भी जब हमारी जरूरत पड़ती है, ऑडिटर ने जो रिपोर्ट्स बनाई है, मान लो साल बाद या कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद किसी ने कोई जवाब मांग लिया, कहीं पे कहीं जरूरत पड़ जाती है ऑडिटर की, तो ऑडिटर उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा उन कंपनीज को। ये भी उस ऑडिटर के प्रिंसिपल हैं। कॉन्फिडेंशली, जब भी ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं सबको नहीं सबमिट की जाती। जो कंपनी के टॉप ऑफ अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे उनको, या कंपनी के शेयर होल्डर, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के या गवर्नर्स वगैरह होंगे, या फिर कंपनी एक्ट के अंदर हमारे जो भी बंदे आते होंगे जिनको हमने सबमिट करनी है, उन सभी लोगों को आपकी रिपोर्ट्स जाती हैं। कंपनी में सबके पास नहीं होती है ऑडिट रिपोर्ट्स। मान लो बोले कि किसी एम्प्लॉयज को भी देखनी है, ऐसा नहीं है, सबको नहीं दिखाई जाती है। टेक्निकल स्टैंडर्ड, जब भी ये रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी एक टेक्निकल स्टैंडर्ड बेस पे बनाई जाती है। मीन्स अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेक्शन में क्या क्या आता है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनेंगी। इंडिपेंडेंस होकर रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। कभी भी कोई रिपोर्ट्स के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा, ना कोई रिश्तेदारी देखी जाएगी या किसी प्रकार का बंदा आपका कंपनी में लगा है उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर बनाएंगे। अदर मिसकंडक्ट इन्होंने लिखा है, जो भी बंदा कहता रिपोर्ट्स बनाएगा प्रोफेशनल बेस पे होना चाहिए, प्लस उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑडिट का रिपोर्ट्स नहीं बना सकता। उसके पास हाई डिग्री मीन्स उसके अटेंशन का मतलब है उसके पास अपनी स्टैंप होती है, स्टैंप बन जाती है, उसके ऊपर साइन चलते हैं। ऐसे भी कोई बंदा सीए की स्टैंप बना के सीए नहीं बन सकता, उसके लिए उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। एक पॉइंट इन्होंने साथ में ये भी लिखा है, अभी जो बंदा अकाउंटेंट होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स बना रहा है, नीचे सारी दी हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, मतलब रिलेटेड पार्टीज का मतलब क्या होगा, जो कंपनी के साथ पार्टीज जुड़ी हुई हैं, जिनसे पैसा लेना है, जिनको पैसा देना, उनके साथ कैसे ट्रांजैक्शन हुई।
वैल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने जो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता कि बाहर से किसी के शेयर खरीद लिए, मान ली कंपनी में जो पैसे फिक्स एसेट में लगाए गए या करंट एसेट में पैसा लगाएगी, उनकी वैल्यूशन भी दोबारा से की जाती है। स्टेटस ऑफ सन्ड्री डेप्टर्स, कंपनी में जितने भी सन्ड्री डेप्टर्स दिखाए गए हैं, एक्चुअल में वो पैसा लेना है या नहीं लेना, वो बंदे हैं या नहीं है, उन चीज़ों की रिपोर्ट्स बनाई जाती है। स्टेटस ऑफ क्रेडिटर्स, जिन लोगों का पैसा देना है, कई बार कंपनी एक्चुअल पैसे ही दिखा देती है, हमने इन लोगों का पैसा देना, हमारे क्रेडिटर ने हमने सामान लिया हुआ है, वो दिए नहीं होते, तो उन चीज़ों की रिपोर्ट्स भी रेडी बता। स्टेटस ऑफ लोन्स, कंपनी जितने भी लोन लिए हुए हैं प्रॉपर में उनकी पेमेंट्स वापस जा रही है, कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है, उसकी प्रॉपर से रिपोर्ट बना के अलग से दी जाती है। प्रोविजन इन रिस्पेक्ट्स ऑफ ऑल नॉन लायबिलिटीज, हमारी जितनी भी नॉन लायबिलिटीज होंगी जिनके बारे में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, उन सभी चीज़ों को भी वेरीफाई किया जाएगा। ऑडिटर रिपोर्ट्स इसमें सभी चीज़ों को चेक करता है, इन सभी चीज़ों को चेक करने के ऊपर हमें रिपोर्ट्स बना के देगा। फिर है पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, हम जो कंपनी में कोड ऑफ एथिक्स यूज़ करते हैं उसके मेन पर्पस क्या है, कोई पॉइंट लिखने, वैसे इन्होंने तो एक छोटा सा पैरा लिख दिया है। कंपनी में जितने प्रकार के रिस्क होते हैं उसको रिस्क को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले मेन पर्पस तो ये होगा रिस्क मैनेजमेंट, पहला पॉइंट आप साथ में लिख सकते हैं, वैसे तो एक लास्ट वाली लाइन में इन्होंने लिखा भी हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी में कितने प्रकार के रिस्क होंगे उन चीज़ों को दूर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, मीन्स जो रिपोर्ट्स बनेंगी उसके बेस पे। सेकंड उन्होंने लिखा भी कंट्रोल, कंपनी में ओवरऑल कंट्रोल करना, मान लो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है, कंपनी इनकम डाउन होती चली जा रही है उसको कैसे बढ़ाना है, सेल को कैसे इंक्रीज करना है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमें रिपोर्ट्स मिली होती है, तो रिपोर्ट्स के बेस पे काम किया जाता है। गवर्नेंस प्रोसेस, मीन्स एक कंपनी को प्रॉपर तरीके से कैसे चलाना है, उसके ऊपर भी हमें फ़ायदा हो जाता है कोड ऑफ एथिक्स का, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसके बाद आगे इम्पोर्टेंस हो गया या फिर आपका पर्पस हो गया, एक ही काम होता है, उसके फायदे क्या हो गए, जहाँ उसका करने का काम हमारा फायदा क्या होगा, ये एक ही पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, इसके अलग से आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस में भी वही पॉइंट लिखेंगे, इसमें हम प्रोफेशनल बंदा ही काम करेगा, उससे कंपनी को फायदा होने वाला है, कंपनी का रिस्क जो है दूर होंगे और कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है इजीली बेस पे अचीव किए जा सकेंगे और कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से अपना वर्क भी कर सकती है। मीन्स कंपनी के जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जो उनके पास पैसा है या लेबर है या मशीन है, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ भी कर सकती है कंपनी। उसके बाद आपके पास पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है, कोड ऑफ एथिक्स कहाँ पे यूज होते हैं, ये जो बंदे कंपनी में कहता डायरेक्ट कोई भी चाहे कंपनी में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर है, सबके ऊपर ये कोड ऑफ एथिक्स जो है अप्लाई होते हैं। कोई भी बंदा जो कंपनी में काम करेगा, जो रूल्स हैं उसको मान के ही ऑडिटर का काम करना पड़ेगा। अगर किसी बंदे के पास सीए की डिग्री नहीं है तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। रूल ऑफ कंडक्ट दोबारा फिर वही पॉइंट लेके आए हैं, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, होनेस्टी। जो भी बंदा कंपनी में काम करेगा होनेस्टी बेस पे काम करेगा, उसको कंपनी हमेशा फेयरनेस और एथिकल कंडक्ट रख, मीन्स उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ऑनेस्ट बेस पे काम करेगा, फेयरनेस सबके लिए एक जैसा उसका व्यवहार होगा, किसी बंदे के साथ मिलके वो कोई रिपोर्ट्स रेडी नहीं करेगा, जो रिपोर्ट्स बनाएगा वो इंडिपेंडेंट होकर ही बनाएगा। प्लस उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिविटी, जो भी बंदा कंपनी में काम करेगा उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होने चाहिए, मीन्स अपने ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मैं कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, सिर्फ ये सोच के नहीं जाएगा कि मैंने इतने पैसे कंपनी से अपनी फीस लेनी है, कंपनी को क्या निकाल के देना है अपनी रिपोर्ट्स में से, वो चीज़ फाइंड करके जाना है। थर्ड बताया उन्होंने कॉन्फिडेंसली, जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो कॉन्फिडेंस बेस पे ही बनाई जाएंगी, प्लस किसी और बंदे को रिपोर्ट शेयर भी नहीं की जाएंगी, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को ही रिपोर्ट्स सबमिट की जाएंगी। फोर्थ पॉइंट बताया उन्होंने कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, ये रिपोर्ट्स हमेशा कंपनी को कंपटीशन लेवल में आगे आने के लिए भी फायदेमंद है। जो रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी कंपनी में से, रिपोर्ट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि उसने ऑडिट में अपनी रिपोर्ट बना के दे दी और कंपनी संभाल के अपनी बुक्स में रख लेगी, उन चीज़ों को अपनी जर्नल मीटिंग में यूज़ करेगी, जहाँ जहाँ पे उनको लगता होगा कि ऑडिटर ने बना के दिया कि ये डेटा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हम नुकसान में जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे आगे यूज़ करके हम कंपटीशन लेवल में कंपनी ने आना है, तो वहाँ पर भी फायदा होगा।